तो हेल्थ रिलेटेड के बारे में लद्दाख में किस तरह से कौन से प्रिपरेशन चल रहे हैं और किस तरह से स्टेटस है हेल्थ डिपार्टमेंट का, उसका थोड़ा सा ब्रीफ बताएंगे तो। देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट जो हमारे लद्दाख में है, बुनियादी तौर पे यहाँ पे हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और हमारी 8 CHCs हैं और बाद उस और PHCs हैं और मेडिकल एड सेंटर हैं। तो यहाँ हमारे लद्दाख में बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर है, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और SDH, और सेकेंडरी हेल्थ केयर है जिसे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स कहते हैं। हमारे यहाँ पे टर्शरी केयर नहीं है क्योंकि जो वो मेडिकल कॉलेज के लेवल की होती है। तो इस बैकग्राउंड में आज की डेट में जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो कोविड का पेंडेमिक है उसको आप कैसे डील करें जबकि आपके पास टर्शरी केयर सिस्टम नहीं है। क्योंकि जब भी कोई आदमी ज़्यादा सीरियस होता तो हमारे पास सिर्फ उसको दिल्ली भेजने के या चंडीगढ़ भेजने के अलावा कोई हमारे पास दूसरा चारा नहीं रहता। तो इसलिए हमने अपने सेकेंडरी जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, हमने उसको इतना इम्प्रूव किया है अभी पिछले ही कुछ महीनों में कि वो ऑलमोस्ट जो है हम जितनी भी कोविड की चैलेंजेस हैं उसको हम मीट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो किया है कि जो यहाँ की हॉस्पिटल्स की जो ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी थी, क्योंकि कुछ महीने पहले यानी कि सेकंड वेव से पहले हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 ही हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर, और उसमें भी कैपेसिटी जो थी वो लगभग 1000 इसको हम लीटर पर मिनट कहते हैं वो कैपेसिटी थी। तो इसको हमने 150 गुना बढ़ा दिया, मतलब 150% बढ़ा दिए। आज की डेट में आपके जो लेह में है हमारा जो SNM हॉस्पिटल है, इसमें आज की डेट में 2500 LPM की कैपेसिटी है। 1000 से 2500 हो गई। और कारगिल में 1000 से लगभग वहाँ 2800 के करीब जो है उसकी कैपेसिटी जो है वो बन गई है। और इसके अलावा हमने जितने भी हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी हमने जो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया। जैसे आपके नुब्रा है, तो नुब्रा में हमने 450 का कैपेसिटी जो है उसका हमने वहाँ पे प्लांट लगा दिया है। हमारे यहाँ पे टांगसे में PHC लेवल पे भी टांगसे में 350 LPM का प्लांट लगा लिया। न्योमा में 100 LPM का, पदुम जानस्कर जो बहुत दूर इलाका है वहाँ 100 LPM का प्लांट लग गया। द्रास में भी 100 LPM का प्लांट लग गया और चिकतन में 250 LPM का प्लांट लग गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जितनी भी इवन हम PHC लेवल तक भी हमने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा लिए। इसके अलावा क्योंकि कोविड में सबसे ज़्यादा जो इसकी जो इलाज है, कोई दवाई इस तरह की कोई चीज़ दुनिया में आज तक नहीं आई है। वो एक किस्म का इन्वेस्टिगेटिव ट्रीटमेंट करते हैं कि कुछ स्टीरॉयड दे देते हैं या कोई एंटीवायरल देते हैं, लेकिन कोई इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसका इलाज यही है कि जब आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाती है और आप सांस नहीं ले पाते हैं और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसका एक ही दवाई है ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है वो हमने यहाँ पे सुनिश्चित कर दी है ताकि हमारे पॉपुलेशन के लोड के हिसाब से, और इवन जो हमारे यहाँ बाहर के लोग आते हैं लगभग 40,000 के करीब जो लोग हमारे यहाँ एज ए माइग्रेंट लेबर आते हैं, उनका भी हमने जो है इंतज़ाम जो है यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन का कर दिया है। उसके अलावा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पेशली कह के 1000 टाइप D गैस सिलेंडर जो हैं ऑक्सीजन के वो मंगवा लिए हैं और वो हमारे जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशन में चले गए हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन जो कंसनट्रेटर्स रहते हैं जो कि आप बिजली के साथ चला सकते हैं और घर में एक पेशेंट जो उसको इस्तेमाल कर सकता है, लगभग वो भी हमारे पास कम से कम 400-500 के करीब आ चुके हैं, जो कि अलग अलग सेंटर्स में चाहे वो सब सेंटर्स लेवल से लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर और CHC तक अवेलेबल हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी अवेलेबल हैं जहाँ पे बिजली अवेलेबल है। और ये जो दूसरे जो बड़े सिलेंडर हैं जो 7 क्यूबिक मीटर के हैं, ये हमने उस जगह पे रखे हैं जहाँ पे कि अगर बिजली नहीं हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन इमीडिएटली उनको लोगों को मिल सके। तो इसके अलावा ये जो सुनिश्चित करने के अलावा दूसरा हमने जो आपके डिस्ट्रिक्ट हमारे हॉस्पिटल्स हैं
वहाँ पे हमने क्योंकि सब लोग कहते थे कि जब थर्ड वेव, अब जो अभी आप जिसको इंडिकेशन आपको लगता है कि केसेस बढ़ रहे हैं दोबारा सर्दियों में, तो जिसको हम थर्ड वेव में, तो जो एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये शायद बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करेगी। जब हम बच्चे मानते हैं तो 18 साल की उम्र के नीचे के लोग मानते हैं, क्योंकि उनको वैक्सीन नहीं मिली है। तो हमें लगा, ये साइंटिस्ट का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो पॉपुलेशन है जो 18 से नीचे है, जिसको वैक्सीनेशन नहीं मिली है, ये वल्नरेबल होगी थर्ड वेव में। तो इसलिए हमने पीडियाट्रिक ICUs जो हैं वो बनाए। आपके दोनों ज़िलों में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, ये बेसिकली 200 बेडेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता ही 200 बेड का है। इसमें पहले हमारे पास लगभग 40 बेड थे, जो कि ऑक्सीजन 40 या 50 भी हम कर देते थे विद कंसनट्रेटर। तो यानी कि 25% ही हमारे पास ऑक्सीजन दे सकते थे हम। आज की डेट में हमने उसमें नियरली 90 बेड्स और ऐड कर दिए। यानी कि आज की डेट में आपके पास 200 में से लगभग 130 के करीब या 140 के करीब बेड ऐसे हैं 200 में से, जहां आप फुल ऑक्सीजन दे सकते हैं। और ये जो ऑक्सीजनेटेड जो हमने बेड्स 90 ईच दोनों ज़िलों में बनाए हैं, इससे हमारा जितना भी मैक्सिमम लोड होगा उसको हम हैंडल कर पाएंगे। इसके अलावा हमने 2 ICUs बनाए हैं, यानी कि 10 बेड का ICU हमने बढ़ा दिया है यहाँ पे पहले हमारे पास 20-25 बेड का ICU होता था, उसको हमने बढ़ा के अब उसमें 10 ICU एडल्ट का हमने और बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ ही हमने 2 पीडियाट्रिक ICU बना दिया, स्पेशली पीडियाट्रिक ICU, जिसमें जो इक्विपमेंट अगर आप देखेंगे तो वो इंटरनेशनल लेवल का क्वालिटी का इक्विपमेंट है। बेहतरीन, दुनिया में सबसे बेहतरीन जो इक्विपमेंट है वो हमारे ICU पीडियाट्रिक वार्ड में है। ये इक्विपमेंट लगाने के बाद, ये सारा अरेंजमेंट करने के बाद, वार्ड्स क्रिएट करने के बाद, हमने अपने जितने भी डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियन हैं और जो स्टाफ है, उसको हमने ट्रेन करवाया। PGI इसमें स्कीम्स में उनको ट्रेन करवाया। हमारे जो, क्योंकि हमारे पास पीडियाट्रिशियन ये वार्ड चलाते हैं और एनेस्थेटिस्ट जो हैं ये इस वार्ड का इंचार्ज रहते हैं, तो उनको भी हमने ट्रेनिंग दी। और नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स जो हैं NSM के थ्रू हमने हायर करके, ताकि जब हमें कोई ऐसी परेशानी आए तो हम इन पीडियाट्रिक जो पेशेंट्स होंगे, जो अगर उनको ICU में ज़रूरत पड़ेगी, हम उनको वहाँ ट्रीट करेंगे। तो पीडियाट्रिक का भी हमने पूरा अरेंजमेंट कर लिया। उसके अलावा एक जो मेन स्ट्रेटजी ये है कि हम इस बीमारी से तभी लड़ सकते हैं जब हमने वैक्सीनेट किया हो लोगों को। तो हमने जितने भी हमारा 45 से ऊपर जो पॉपुलेशन है, वो तो बहुत पहले ही अगस्त के महीने में भी 100% वो वैक्सीनेट हो गया था। अब वो जो सेकंड डोज का वैक्सीनेशन है वो भी ऑलमोस्ट 93% हो चुका है। अब उसमें थोड़ा सा वो कम होगा, जो शायद लोग बाहर चले गए हैं, जो लेबरर क्लास भी होती है, वो जो 45 से ऊपर होती है वो बाहर चले गए हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है, हम हर घर दस्तक, आपके घरों में भी लोग आए होंगे, अगर आप मुझे इस बात का तस्दीक भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में भी आए कि आपके घर में किसी आदमी को सेकंड डोज तो नहीं ड्यू है। तो हम हर घर में जाके, जिसको हम, जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है हर घर दस्तक, तो हमने ऑलमोस्ट लेह में हर घर दस्तक कंप्लीट कर लिया है। करगिल में हर घर दस्तक जो है बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। हम हर घर जाके हर आदमी को पूछ रहे हैं कि आपको सेकंड डोज मिला या नहीं मिला। और मेरी आपके थ्रू ये मैं कहूँगा पब्लिक से कि अपना सेकंड डोज ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि अगर आपको 84 दिन हो गए हैं, मीन्स कि लगभग पौने 3 महीने हो गए हैं पहला डोज लिए हुए कोविशील्ड का, तो आप जो है दूसरा डोज़ लें। हम आपके घर घर जा रहे हैं, तो आप भी जो है फॉरवर्ड आए, हो सकता है आप बाहर कहीं गए हों, आप अपने घर में नहीं हों, आप किसी और जगह पे हों, तो आप सेकंड डोज लीजिए। तो एक तो ये अभियान चला के हमने सबको कवर किया है। जहाँ तक जो 18 से जो 45 की पॉपुलेशन है, जो फ़ेज़ 2 में आई, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ़ेज़ 2 में शुरू किया, उसमें भी हमारा 100% कवरेज जो है वो फर्स्ट डोज़ का हो चुका है। सेकंड डोज़ का कवरेज जो है वो लगभग 75% के करीब जो है वो हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि 18 साल की पॉपुलेशन ऊपर जो है ऑलमोस्ट वैक्सीनेटेड है, और जो बच गए हैं उनको हम हर घर दस्तक से कवर कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सॉफ्टवेयर है उसको हमने इस तरह से, इतने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है कि उसमें जो कोविन पोर्टल होता है उसमें आ जाता है कि भाई आज की डेट में कितने लोगों को ड्यू है। फिर हमने अपने जो ऑफिसर्स हैं उनमें कम से कम 15-15, 20-20 लड़के बैठा रखे हैं जो फ़ोन करते हैं, हर एक को फ़ोन करते हैं कि आप, क्योंकि जो फ़ोन हमारे पास कोविन पोर्टल में दिया होता है कि आपका अब डोज सेकंड ड्यू हो गया, आप कहाँ पे हैं, आप डोज़ लगवा लीजिए। और उसके बाद लगभग 18,000 लोग ड्यू थे, हमने लगभग 13,000 लोगों को कॉन्टैक्ट किया।
लगभग 2-3 हज़ार लोगों ने फ़ोन ही नहीं उठाया। हो सकता है जब उस वक्त उन्होंने फ़ोन का नंबर दिया हो, शायद वो नंबर जो है वो किसी और का दिया हो, या उसका उस वक्त नंबर नहीं चल रहा हो। तो कहने का मतलब है कि एक एक इंसान को बार बार कह कह के हम कह रहे हैं कि आप अपना सेकंड डोज लगाइए। और हमारी पूरी उम्मीद है कि सेकंड डोज लगने के बाद अगर आपकी इन्फेक्शन होती है तो उसकी सीवियरिटी थोड़ी माइल्ड होती है, वो आप उसको डील कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे पिछले दिनों आपने भी मालूम होगा, 15-20 दिन पहले हमारे सडनली स्कूल के बच्चों में 1-2 जगह के ऊपर जहाँ हॉस्टल थे वहाँ एकदम 30-30 बच्चे, 15-15 बच्चे जो हैं वो हुए। वो इमीडिएटली हमने उनको कंटेनमेंट जोन में ले आए, इमीडिएटली हमने स्कूल जो है बंद कर दिए, इमीडिएटली हमने स्टैगरिंग जो है सारे लोगों की कर दी। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे हम कहते हैं वो इन्फोर्स कर पूरी तरह से इन्फोर्स किया, क्योंकि कुछ मैरिज का सीज़न था, कुछ हमारे बहुत सारे फंक्शंस भी चल रहे थे डेवलपमेंट के, तो उसके कारण भी वो थोड़ा सा था। लेकिन आज की डेट में हमारा जो लेह का परसेंटेज जो 5% से बढ़ चुका था पॉजिटिविटी में, आज वो कंट्रोल में आ गया है। आज हमने इतनी ज़्यादा टेस्टिंग शुरू कर दी है, लगभग हम 12 से 1500 पर डे कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से लोगों को ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ टेस्टिंग करने के लिए सामने आए। अगर आपके गांव में भी एक आदमी बीमार को हो गया है तो ये अच्छा है कि आप सब लोग हमारे पास आएँ और वॉलंटियरली जो है हमसे टेस्ट करवाएं। हमने टेस्टिंग मटेरियल जो है उसके लिए आप हैरान होंगे कि 100 करोड़ दिया है। 100 करोड़ रुपया जो है हमने टेस्टिंग मटेरियल के लिए स्पेशली दिया है, हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया है गवर्नमेंट ने, और हमने डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को दिया है कि लगभग 4-5 महीने का टेस्टिंग मटेरियल का जो रिज़र्व है हमारे पास होना चाहिए। तो पैसे की भी हमने पूरी अवेलेबिलिटी जो है की है। तो जो हेल्थ का जो प्रेजेंट चैलेंज है, इसके कारण हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, ट्रेनिंग से हमने उनकी अपग्रेडेशन भी की है। और जो हेल्थ के बारे में जो जनरल, जिसको अगर हम इस जो प्रेजेंट चैलेंज को छोड़ के कहूँ तो मेन चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे क्योंकि स्पेशलिस्ट नहीं है, टर्शरी केयर नहीं है, सुपर स्पेशलिटीज़ नहीं यहाँ पे हैं, तो इसका एक मुतबादिल ये रहता है, इसका अल्टरनेटिव ये रहता है कि आप किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से जो टर्शरी केयर में बहुत नेशनल लेवल का है, आप वहाँ से टेली कंसल्टेशन लीजिए। तो इसके साथ हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, अपने PGIMR के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और अब वहाँ के जो कंसल्टेंट्स हैं वो हमारे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, ये जब इनको समझ नहीं आती, अगर किसी या इनको कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे न्यूरोलॉजी में, कार्डियोलॉजी में, या कभी इंजेक्शन लगाने से अगर कोई एडवर्स इफेक्ट होता है कोविड के, या कोई स्पेशल सिचुएशन बनती है, तो वो इमीडिएटली जो है वो टेली कंसल्टेशन के ज़रिए चंडीगढ़ के एक्सपर्ट से बात करते हैं और वहाँ से टेली कंसल्टेशन लेते हैं। इसी तरह अब हम जो है NHM के थ्रू हम टेली जो कंसल्टेशन है उसको हम इवन सब सेंटर लेवल तक लेना चाहते हैं कि अगर आदमी कोई तुरतुक में बैठा हुआ है, चुशूल में बैठा हुआ है, अगर कोई ऐसी स्पेशल सिचुएशन आती है तो वो आदमी खुद ही जो है वो हमारे डिस्पेंसरी में या चाहे हमारी सब सेंटर में आएगा, वो वहाँ से वो हमें कम्युनिकेट करेगा और वहाँ से वो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेगा और वहाँ से ही वो दवाई लिखेगा और वहीं से वो दवाई की प्रिस्क्रिप्शन करेगा। वहीं प्रिंटर पड़ा होगा और वहीं प्रिंटर से उसको प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और वो अपना जो है उसकी डेवलप हो जाएगी अपने आप ही, दवाई भी चलेगी और रिकॉर्ड भी बनना शुरू हो जाएगा। दूसरा, हम HMIS जो है बड़े लेवल पे हम अपने शुरू करने जा रहे हैं। हमारा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फंडिंग भी दी है कि हर एक जो यहाँ का रहने वाला, अगर हमारी पॉपुलेशन लगभग 3 लाख के करीब ही अगर मान लें, तो लगभग जितने भी ये लोग हैं इन सब का एक हेल्थ ID होना चाहिए। हर आदमी का, जिस तरह आपका आधार कार्ड है, आधार ID है, उसी तरह हर एक आदमी का हेल्थ ID होना चाहिए। इसलिए हमने बहुत सारे हेल्थ ID तो हमने जनरेट किए, लेकिन हमारा टारगेट जो है हम 30% से ऊपर नहीं जा रहे थे, क्योंकि ये जनरेट करने के लिए हमको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच किया कि आप हमें ऑफलाइन मॉड्यूल दीजिए। वो हमें ऑफलाइन मॉड्यूल जो है कुछ दिनों में अवेलेबल होने वाला है, हम उनके साथ लगातार कांटेक्ट में हैं। फिर हम हर एक शख्स जो हमारा यहाँ रहने वाला है लद्दाख में, उसकी एक हेल्थ ID जनरेट होगी, जैसे कि हमारा आधार ID जनरेट है। वो उसके बेसिस के ऊपर जैसे ही वो क्लिक करेगा उसका पूरा डिटेल आ जाएगा, ये इसकी उम्र कितनी है, इसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, इसको पहले क्या बीमारी हुई थी, इसको वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई है, आज तक इसने क्या इलाज किया है, आज तक इसको क्या बीमारियाँ हुई हैं, इसका ब्लड प्रेशर कितना है, इसका इंसुलिन कितना है, इसका शुगर कितना है। तो वो सारा जो एक हेल्थ प्रोफाइल है वो एक जनरेट होगा। और जितना भी हमारे यहाँ पे अस्पतालों में लोग आते हैं वो सब अब इलेक्ट्रॉनिकली, वो जैसे सामने आएंगे वो हमारे पास ऑलरेडी उनकी फ़ाइल अवेलेबल होगी कि भाई आप तो 4 महीने पहले आए थे, आपको तब ये तकलीफ़ थी, आज क्या प्रॉब्लम है। तो वो एक प्रोग्राम जो है
हमारा पूरा है, जैसे कि हमें ऑफलाइन मॉड्यूल आता है, हम लद्दाख के हर एक इंसान के लिए एक हेल्थ आईडी बनाएंगे जिस तरह उनको आधार आईडी मिला हुआ है, और ताकि जो जितना भी हमारा सिस्टम है, ये पर्ची लिखने का, ये रिकॉर्ड गुम हो जाता है, रिकॉर्ड पता नहीं लगता है कि मैंने अल्ट्रासोनोग्राफी कराई, मैंने एक्सरे करवाया, उसके ये रिकॉर्ड नहीं मिलता कहीं, तो वो जो एक बड़े लेवल पे जो है वो हम करने जा रहे हैं। दूसरा, जिसे यहाँ के लोगों को क्योंकि टर्शरी केयर नहीं है, तो जब हम लोग यहाँ से दिल्ली जाते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेशन है एम्स, हम एम्स में जाते हैं, या कोई चंडीगढ़ जाता है जिसको सूट करता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम शुरू की है जो हमने यहाँ अडॉप्ट कर ली है कि हर एक पेशेंट, उसको अगर डॉक्टर सर्टिफाई करता है, हमारे हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट अगर सर्टिफाई करता है कि भाई ये आदमी जो है इसको टर्शरी केयर की ज़रूरत है, तो उस सिंपल सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर वो हवाई जहाज़ पे जा सकता है, अपने साथ एक अटेंडेंट भी ले सकता है और अपना इलाज वहाँ करवाएगा। वहाँ से फिर जब वो वापस आएगा, अपने दोनों टिकटें हमें देगा, अपना जितना पैसा वो जो खर्च हुआ वो देगा। 60,000 रुपये तक उसका खर्चा, और उसके जो उसके साथ अटेंडेंट होगा उसका खर्चा जो है 60,000 रुपये तक, उसका आने जाने का जो खर्चा होगा वो गवर्नमेंट बियर करेगी। ये हमारी स्कीम ऑलरेडी लेह में लद्दाख में शुरू हो चुकी है। और दूसरा, अगर यहाँ की जो लोकल हमारा जो हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करना है, तो एमआरआई जो है हमने यहाँ भी 15 करोड़ की, वो हमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है वो LSDC को दी थी, और वो हमारे सबसे बेहतरीन जो एमआरआई है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एमआरआई होना एक बहुत बड़ी बात होती है, वो हमारे यहाँ पे जो है लगभग 1.5 महीने से जो है वो हो रही है। डिजिटल एक्सरे 2.5 करोड़ का रुपया लगा हुआ है। एमआरआई हम अभी करगिल में भी लगाने जा रहे हैं। तो जितना भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उसी को हम टर्शरी लेवल तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक हमारा टर्शरी यहाँ पे हॉस्पिटल ना हो, यानी कि मेडिकल कॉलेज ना हो। तो जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है, हमने उसके लिए ज़मीन जो है वो ऑलरेडी ले चुके हैं। हम लगभग 700 कनाल के करीब ज़मीन जो है हमें स्पितुक फारका में LSDC से हमें मिल चुकी है। उस लैंड को हमने पोजीशन में ले लिया है, उसके ऊपर प्लान बन रहे हैं, और जितना भी इसके लिए लगभग हमें 800 के करीब जो है वो मुलाजिम जो हैं चाहिए होते हैं, पोस्ट क्रिएट करनी है। वो प्रपोज़ल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत एक्टिव कंसिडरेशन में है, और जैसे ही वो वहाँ से अप्रूव होके आता है, तो हम जो ये प्रक्रिया जो है मेडिकल कॉलेज बनाने की, जो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हमारे यहाँ टर्शरी केयर सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो क्योंकि कॉलेज तो सेंक्शन है ही हमारे लिए, तो हम वो कॉलेज जो है उसको सेटअप करने की कोशिश जल्द से जल्द शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है लैंड और पोस्ट का क्रिएट होना और उसके रूल्स बनना। वो तीनों चीज़ें जो हैं वो काफ़ी एडवांस स्टेज में है। लैंड तो मैंने जैसे बताया कि ऑलरेडी हमारे कब्ज़े में है, हमें मिल चुकी है। प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है क्रिएशन का, और उसके बाद रूल्स जो हैं हमारे रेडी हैं। तो जैसे ही वो आएंगे तो हम अपना मेडिकल कॉलेज जो है उसको भी सेटअप करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा तो ये एम है कि हम जितना जल्दी हो सके क्लासेस जो हैं यहाँ पे शुरू करें, क्योंकि ये 100 सीटेड मेडिकल कॉलेज होगा, और इसका जो मेन ब्लॉक बनेगा वो SNM कॉलेज में बनेगा। 250 बेड की एडिशनल कैपेसिटी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 200 बेड होता है, तो मेडिकल कॉलेज में 450 बेड मिनिमम होने चाहिए। तो वो 250 एडिशनल जो हमने डालना है, वो उसका प्रोजेक्ट काफ़ी एडवांस स्टेज में है। CPWD वालों का वो प्रोजेक्ट जो है अप्रूवल के स्टेज पे है, और उसके ऊपर वो काम शुरू करेंगे। तो हमें विदिन ईयर और 2 हमें मेडिकल कॉलेज जो है लद्दाख के लिए मिलेगा। फिर हमारी जो ये टर्शरी केयर के इश्यूज़ जो हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। हमारा जो SNM हॉस्पिटल में जो स्टाफ आउटसोर्स किया है, पैरामेडिक्स, हाँ, उनको टाइम टू टाइम सैलरी नहीं मिलता है, और आज के दिन में 3 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा। तो आउटसोर्सिंग बनने को जो छोटा सा पेमेंट मिलता है वो मंथली नहीं मिलेगा, तो फिर उनका इतना डिस्करेज होता है। हाँ, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर एक एम्प्लॉई को, चाहे वो रेगुलर है चाहे वो हायर्ड है, उसको महीने के एंड में तनख्वाह मिलनी चाहिए, ताकि उसका मोटिवेशन लेवल जो है बना रहे। अदरवाइज़ मोटिवेशन लेवल नीचे चला जाता है अगर आपको तनख्वाह नहीं टाइम पे मिली। तो ये प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज की डेट में ये प्रॉब्लम नहीं है। आज की डेट में हमने अगर आप आज पूछेंगे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को, तो हमने लगभग उनको 5.5 करोड़ रुपया जो अभी दिया है कि जितने भी ये आउटसोर्स्ड हैं, जो आपने अभी जो 200 नर्सें और कितना स्टाफ, कितने ड्राइवर, कितना जो कोविड को डील करने के लिए या कोविड के अलावा भी जो हमें चाहिए थे, वो हमने लगाए हुए हैं। वो सैलरी उनके पास है। आई थिंक दे विल बी सून गिविंग इट टू देम। अगर आप पूछे तो मेरे ख्याल में आज 1 महीने का तो इमीडिएटली वो रिलीज़, उनको मैंने कहा था इमीडिएटली दीजिए। अब की डेट में कमी नहीं है। आगे से भी हम ऐसा कोशिश करेंगे कि जितना भी जो स्टाफ हम हायर करें,
आउटसोर्सिंग बेसिस के ऊपर उनको कोई तनख्वाह के में मसले में उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो कोशिश यही रहनी चाहिए कि उनको फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो है सैलरी जो है टाइम पे मिले। आज की डेट में अब ये प्रॉब्लम जो है हमारी सॉल्व हो चुकी है। सर जिस तरह से आपने बताया कि लेह डिस्ट्रिक्ट और कारगिल दोनों में सैम्पलिंग बढ़ाया गया है, जी तो जिस तरह डिपार्टमेंट्स एंड एवरी डिपार्टमेंट में भी सैम्पलिंग हो रहा है, तो अगर वन सैम्पलिंग कलेक्ट कर रहे हो तो उस पर्सन बाय द टाइम जब तक रिपोर्ट ना मिलते तो वो घर बैठेंगे कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सिस्टम है आपका, क्योंकि दैट वे फिर अगर उसमें से कोई पॉजिटिव आ गया देन ही इज शी विल बी सिटिंग विद द फैमिली। देखिए रूल क्या होता है कि आप जो नॉर्म्स है, अगर आप कांटेक्ट में आए हैं एक आदमी के जो पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है, तो हम तो उसको इमोबिलाइज करते हैं। जनरली हम उसको घर में इमोबिलाइज करते हैं कि वो मूव नहीं करे जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए। रिजल्ट आ जाता है आपका 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट में अगर वो नेगेटिव है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव है तो फिर उसको पूरे प्रोटोकॉल के तहत जो है होम आइसोलेशन में रखा जाता है। अगर वो सिम्टोमेटिक है, मान लीजिए उसको बुखार चढ़ गया है, खांसी हो रही है, सांस में तकलीफ है, फिर हम उसको हॉस्पिटल में कोविड केयर सेंटर में ले आते हैं और उसको ऑक्सीजन पे डाल देते हैं। सर आपने बोला जो हेल्थ आईडी और जो आयुष्मान भारत का जो गोल्डन कार्ड है वो ले में अभी जो दूर दराज इलाकों में तो कनेक्टिविटी का इशू है, लेकिन एसएनएम में भी अभी इतना प्रयोग में नहीं लाता, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये मैं यही कह रहा हूँ, मतलब ये इस मीडियम मतलब आपके इसके ज़रिए मैं ये कहना चाहता हूँ हर एक के। देखिए लद्दाख की एक पर्टिकुलर इशू है। अगर आप दिल्ली में गोल्ड कार्ड लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि आपके वहाँ इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो आपको वैरायटी बहुत है। मतलब आप बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास गोल्डन कार्ड है भी, 5 लाख रुपए का कवर है भी, लेकिन हॉस्पिटल प्राइवेट है ही नहीं, ले दे के फिर आपका लेह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही है, महाबोधि भी अब हमने अपने लिए लिया हुआ है। तो यहाँ पे एक स्पेशल प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो भी इलाज होना है तो फिर अस्पताल में ही, हमारे गवर्नमेंट के अस्पताल में होना है। लेकिन मैं लोगों को ये कहूँगा कि ये इंसिस्ट करें, आपके पास कार्ड है आप इंसिस्ट करिए। और वैसे भी आपकी बहुत सारी सर्विसेज जो हैं फ्री हैं, लेकिन अगर गोल्डन कार्ड आपके पास है तो आपको कोई भी चार्जेस जो हैं नहीं लगते हैं। कैशलेस ये फैसिलिटी अवेलेबल है। वो जो पैसा बनता है वो कंसर्न इंस्टीट्यूशन को चला जाता है। मान लीजिए अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज हुआ है तो वो पैसा जो है, जो उसका बनता है पैसा, वो हॉस्पिटल में चला जाता है। तो लेकिन आप इस गोल्ड कार्ड का दिल्ली में इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी तरह से। आप ले जाइए गोल्ड कार्ड और गोल्ड कार्ड लीजिए। बिकॉज हमारे यहाँ क्या दिक्कत, यही जो हमने जो ऑफलाइन ऑनलाइन जो सोल्यूशन है, गोल्ड कार्ड में भी हमें यही दिक्कत आई, क्योंकि गोल्ड कार्ड का 2 स्कीम्स हैं। एक स्कीम तो जो है वो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है, आत्मनिर्भर भारत, PMJ है भाई। तो उसमें तो ये है कि आपको 5 लाख का कवर है, और वो सिर्फ SC/CC पॉपुलेशन के लिए था, जो कि मखसूस पॉपुलेशन है। और उसमें भी SC/CC जो सर्वे हुआ था उसमें उन्होंने कैटेगरी की थी कि भाई इतने लोग जो हैं ये इसके काबिल हैं जो इसमें आ सकते हैं। लेकिन फिर गवर्नमेंट ऑफ JNK ने और गवर्नमेंट ऑफ UT लद्दाख ने कहा कि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देंगे। तो वही 5 लाख कवर, सेम स्कीम, वो हम अपने फंड से कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमने जो कार्ड बांटने हैं हर एक इंसान को बांटने जो यहाँ पे रहता है। तो इसलिए कार्ड बनाने के लिए हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती थी, वेरिफिकेशन की, OTP की ज़रूरत होती थी। तो इसलिए वो बन नहीं पा रहा था। हमने कैंप्स भी बहुत सारे लगाए, लोगों को इकट्ठा भी किया, उससे हमारी कुछ प्रोग्रेस हुई, लेकिन उतनी नहीं हुई 100% कवरेज वाली। अब मैंने कहा कि अब ऑफलाइन जो मॉड्यूल है वो आ गया है। अभी मेरी परसों बात हुई, शायद 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा। हमें वो कह रहे थे कि 2 दिन में लॉन्च हो जाएगा। तो जैसे वो मिलता है तो 1 महीने के अंदर हमने ये प्लान किया हुआ कि हम 1 महीने के अंदर, डिस्पाइट दिस सीवियर विंटर, हम 1 महीने के अंदर कोशिश करेंगे कि लद्दाख के हर आदमी को गोल्ड कार्ड जो है वो अवेलेबल हो जाए, ताकि वो उस गोल्ड कार्ड को लेके दिल्ली में इलाज करा ले। क्योंकि ये गोल्ड कार्ड का फ़ायदा ये है कि आप अगर इंडिया में किसी भी जगह पे हैं तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ जितने भी लोग या इंस्टीट्यूशन जो है वो रजिस्टर्ड हैं, वो कहीं भी जाके अपना इलाज 5 लाख रुपए तक, पूरी फैमिली जो है, 5 लाख इज़ फॉर होल फैमिली। लेकिन अब सारी फैमिली तो बीमार नहीं होती, ज़ाहिर है एक ही आदमी उसमें कोई बीमार होगा, तो 5 लाख का कवर बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है गोल्ड कार्ड को भी हम 100% सैचुरेशन जो है, जैसे हमें ये सोल्यूशन ऑफलाइन ऑनलाइन मिलता है तो लगभग 1 महीने के अंदर हम इसको भी 100% सैचुरेशन करने की कोशिश करेंगे। सर एक लोकल कंसर्न्स लोगों में काफ़ी एक कंसर्न है, और एक आई गेस आपसे क्लेरिफाई होगा तो और भी अच्छा होंगे, क्योंकि पहले जब इन्फ्लक्स था लद्दाख में, काफ़ी बाहर से लोग आते थे और माइग्रेंट लेबर्स ज़्यादा थे, तब उस टाइम पे कोविड का सैम्पलिंग और गाइडलाइंस को ज़्यादा फॉलो नहीं होता था। अब जब ऑफ सीज़न हो गए,
लोकल्स के ऊपर ज़्यादा सैम्पलिंग एंड ज़्यादा कोविड का प्रोटोकॉल्स लगाया जा रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना हाँ, है? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये जो आप कह रहे हैं फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव जब आई, सेकेंड वेव में मार्च अप्रैल में मई में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, सब लोग घरों के अंदर बंद थे। लेकिन फिर मई के एंड में जून जुलाई अगस्त देखा आपने तो इतना ज़्यादा बूम यहाँ टूरिस्ट का आया, वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और उस वक्त जो नॉर्म्स थे, जो ये, क्योंकि उस वक्त वो जो सेकंड वेव का खतरा टल चुका था, लोग अब मूव कर रहे थे। पहले रिस्ट्रिक्शंस थी मूवमेंट पे, हवाई जहाज़ के मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन थी, आगे भी चलने में रिस्ट्रिक्शन थी। तो जैसे ही वो वहाँ से लोग आना शुरू हुए तो यहाँ थोड़ा सा उसमें एक नॉर्म्स में रिलैक्सेशन आई, लेकिन साथ साथ में तैयारी चलती रहेगी कहीं इस इकट्ठा होने से दोबारा कोई फेज़ तो ना आ जाए। अब सर्दियां यहाँ आ चुकी हैं, तो सर्दियों में लद्दाख में ज़्यादा परेशानी ये होती है कि अगर घर में 5 भी आदमी है, 6 आदमी हैं, तो हीटिंग प्लेस के आगे पीछे ही सब रहते हैं, क्योंकि वो मजबूरी बन जाती है, क्योंकि हीटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ पे स्प्रेड का चांस ज़्यादा है, बिकॉज वी हडल टुगेदर, हम इकट्ठा हो जाते हैं लोग विंटर के कारण। तो हमारी वेंटिलेशन भी बंद हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में तो खूब सारी आप हवा में चलते हैं, बाहर घूमते हैं, बाहर घूमने से कोविड का खतरा कम होता है। लेकिन अगर घर के एनक्लोज एनवायरनमेंट में वेंटिलेशन नहीं है और आप एक जगह इकट्ठे हैं तो फिर स्प्रेड ज़्यादा क्विक होता है। तो इसलिए उस वक्त जो हम बड़े केयरफुल थे, वॉच करते थे, ये नहीं था कि मतलब, लेकिन वो नॉर्म्स के तहत ही होता ना। जैसे मान लीजिए हम हर एक आदमी को जब वो एयरपोर्ट पे उतरता था हम RT-PCR टेस्ट करते थे। फिर लोगों ने एतराज़ करना शुरू कर दिया कि हमने तो 2 बार वैक्सीन हम कर चुके हैं, आप हमें क्यों फिर टेस्ट करवा रहे हैं, फलाने बाहर जाइए तो कहीं तो ऐसा नहीं है, आप हमें क्यों तंग कर रहे हैं। तो हमें उनका भी रखना था, बिकॉज वो हमारे टूरिस्ट हैं या लोग हैं। तो फिर हमने कहा कि चलो जो डबल वैक्सीनेटेड है उसको हम RT-PCR टेस्ट नहीं करेंगे, जो सिम्टोमेटिक है या जिसके पास सेकंड टेस्ट का सर्टिफिकेट नहीं है हम उसको RT-PCR टेस्ट करेंगे, जो हम अब भी फॉलो कर रहे हैं। अब आज की डेट में ICMR नॉर्म्स में जब हमारा सडनली नंबर बढ़ता है, 5% से ऊपर होता है, तो 5% से ऊपर जैसे ही पॉजिटिविटी बढ़ती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। मतलब वो एक नॉर्म है, प्रोटोकॉल है कि जब 5%, या तो फिर बेहतर यही है कि आप अपना 5% कम करिए, आप और बढ़ाइए टेस्टिंग, तो 5% कम हो जाएगा। अगर 100 आदमी को टेस्ट करेंगे, 5 पॉजिटिव होंगे तो 5%, 200 आदमी को टेस्ट करेंगे, 5 पॉजिटिव होंगे तो 2.5%। तो अपना परसेंटेज कम करने का तरीका ही यही है कि हम नंबर ऑफ़ टेस्ट बढ़ाएं। उससे हमें एक तो स्प्रेड का भी अंदाज़ा हो जाता है और दूसरा हमारी परसेंटेज नीचे चली जाती है, और जब परसेंटेज हमारी नीचे चली जाती है तो फिर रिस्ट्रिक्शंस भी कम लगती हैं। तो ये बड़ा एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जैसे ही 5% से ऊपर चला गया, रिस्ट्रिक्टिव प्रोटोकॉल हैज़ टू कम इन टू प्लेस, ताकि ये फर्दर स्प्रेड ना हो रहा, हाथ आपके कंट्रोल से बाहर ना चला जाए। और इसका तरीका ही यही है कि भाई जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 16 आदमी को टेस्ट करेंगे तो 5 पॉजिटिव हो गए तो आप 5% हो गए। उसके बाद अगर 5.6 हो गए तो आपको पूरा रेस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स लगाने हैं, स्कूल बंद करने हैं, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन करनी है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर स्ट्रिक्टली इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप 200 टेस्ट करते हैं तो आपकी परसेंटेज क्या बन गई? 2.5%। 5 आउट ऑफ 200 इज 2.5%। फिर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती है। तो एक स्ट्रैटेजी यही है, टू रिड्यूस योर परसेंटेज ऑफ पॉजिटिविटी यू हैव टू इंक्रीज टेस्टिंग, देयर इज़ नो अदर वे। इसलिए हम टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, हम हर आदमी को कह रहे हैं कि ताकि उससे हमें एक तो एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड पता लगेगा कि कैसे मूव कर रही है बीमारी, कौन ला रहा है इसको, और दूसरा ये है कि हमारी परसेंटेज जो है वो 5% से कम होगी। जैसे ही हमारी परसेंटेज 5% से ज़्यादा बढ़ती है, कोविन पोर्टल पे इमीडिएटली वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलती है और वहाँ से हमें इंस्ट्रक्शन आना शुरू हो जाती है। सर, SNM हॉस्पिटल 2 बार कायाकल्प अवार्ड ले चुके हैं, लेकिन अभी इस वक्त चूहे की बहुत समस्या है, काफ़ी मशीन को भी नुकसान पहुँचा है हमें सुनने में, और रिसेंटली जनरल काउंसिल में भी ये मुद्दा उठा है, तो इसको कैसे आप देखते? आई थिंक यस, ये तो ये रोडेंट्स तो जो चूहे जो हैं, ये जहाँ पे अगर खाने का कोई स्टोरेज में प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, अगर कोई फूड ग्रेन्स हैं या खाना है जहाँ उनको मिलता है तो वहाँ ही ज़्यादा होते हैं। तो इसका एक पूरा एक मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा, ताकि कहीं कोई हमारे पास कोई लेफ़्ट ओवर तो नहीं रह रहे हैं कि जो लोग हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं वो कहीं गलत जगह पे फेंक तो नहीं रहे हैं जहाँ से चूहे खा रहे हैं, या हमारे अपना कुछ जो स्टॉक्स हैं वो कहीं ऐसी जगह तो नहीं जहाँ से, या फिर हमारे स्टॉक्स में कहीं कोई पिलफरेज तो नहीं है, होल्स तो नहीं है। एक ऑडिट करना पड़ेगा पूरे हॉस्पिटल का कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि जो बरोज़ बना लिए हैं उन्होंने जहाँ पे हैं।
तो उस हिसाब से जो है चूहों को कंट्रोल करना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कंट्रोल नहीं होंगे तो जैसा आपने ज़ाहिर कहा कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपने मेरा ध्यान बढ़ाया, तो इसके ऊपर हम काम